वाटर। सो वाटर जो है विच इज़ ए वेरी गुड सॉल्वेंट, और आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही यूनिवर्सल किस्म का सॉल्वेंट है। हमारे आज के टॉपिक में हम वाटर की इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ फर्स्ट वी नो दैट वाटर इज़ ए मीडियम ऑफ लाइफ, सो इट इज़ ए मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ मीन्स कि देर वुड हैव बीन नो लाइफ विदाउट वाटर। अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी। तो हम जानते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज़म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर वाटर जो है वो लाजमी होगा, पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। फिर ये मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट मीन कि ये आपको इस प्लैनेट अर्थ पे एवरीवेयर जो है वो मिलता है, ठीक है। नॉट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट यू कैन ऑल्सो सी वाटर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और ऑलमोस्ट ये 70% जो है वो अर्थ सरफेस जो है वो वाटर पे कंटेन करती है। देन कम्स हमारे पास नेक्स्ट है कि इट इज़ फाउंड इन लिविंग सिस्टम, और 65% टू 89% जो है वो जो है लिविंग टिश्यूज़ के अंदर आपको वाटर जो है वो नज़र आएगा। 65 to 89% लिविंग सिस्टम के अंदर वाटर है। सिमिलरली अगर हम बात करें इन केस ऑफ ह्यूमंस, सो आवर बोन सेल्स जो हैं, बोन सेल्स दे कंटेन 20% वाटर। इवन द बोन्स विच लुक ड्राई they also contain 20% of water. Now in brain cells the water percentage is 85%. It means in our brain the water content is very high. Now this is what we say the importance of water in living system. Now if we move on, we see that water is also found in the protoplast, in cell or protoplast. Cell is also called as protoplast. So in protoplast, as in the previous sessions we have studied that the protoplast contain the living matter of the cell, and it has all the chemical reactions collectively known as metabolism. So as far as this protoplast is concerned, so water act as a medium where all the chemical reactions which we collectively call metabolism, they are occurring in the cell. तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर जो हो रहे हैं उनको वाटर एज ए मीडियम जो है रिक्वायर है, और उनके बगैर जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो नहीं हो सकते। सिमिलरली एक प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। द नेम सजेस्ट हाइड्रो फॉर वाटर एंड लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच water helps in the breaking down of a larger molecule into simpler subunits. For example, hydrolysis mean digestion. So जो food की digestion है, it is also a chemical reaction which is hydrolysis. जो हम खाना हज़म करते हैं उसमें भी हमें हमारा जो है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे फूड में स्टार्च है, स्टार्च कंटेंट है हमारे फूड के अंदर, तो स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, एंड दिस माल्टोज देन इनटू ग्लूकोज. So the conversion of starch into glucose is a chemical process, and it is hydrolysis. Hydrolysis mean the breakdown in the presence of water. पानी की मौजूदगी में किसी बड़े कंपाउंड की ब्रेकडाउन होना. अब हाइड्रोलिसिस का रिवर्स जो है वो है कंडेंसेशन. आपने कंडेंसेशन नाम सुना होगा. कंडेंसेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है, यानी ग्लूकोज को वापस स्टार्च बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन रिक्वायर है विच इज़ कंडेंसेशन.
Now in this chemical reaction, water molecule is released. So this negative sign shows that water will be released, whereas here water will be added in hydrolysis. So this is a very brief intro of importance of water. Now we categorically move on and learn all the different points that shows the importance of water, or otherwise reflect the importance of water. Now the first point in the importance of water is water act as a solvent. So solvent properties of water. Solvent properties of water. So we know that कि पानी जो है वो एक solvent है. Solvent का मतलब कि it absorb or dissolves solutes, and in this way, suppose for example we have salt like NaCl, and we also have sugar. So both sugar and salts, they are soluble in water. Sodium chloride, it is a salt and it is ionic compound. Ionic compound. Whereas this sugar molecule is non-ionic, but it is soluble in water. Non-ionic, but it is still soluble in water. The reason is sodium chloride, when dissolved in water, it disperses or dissociates into its corresponding charges like sodium positive and chlorine negative. So let's suppose we have this beaker containing containing water only. So it contains water only. When we add sodium chloride or table salt, so immediately this salt dissociate into sodium plus and chlorine negative. So if we draw the structure of water molecule, what we see that water has partial negative oxygen and partial positive hydrogen atoms. This mark indicates the partial positive sign. So the partial positive hydrogen and partial negative oxygen atoms. So water itself is a polar compound. Water is a polar compound. So what happens when we add ionic compound in water? So these poles attract the opposite charged particles or ions, like the sodium will gather around this oxygen, and similarly the chlorine will accumulate around these hydrogen atoms. So there you can see there is an attraction between positive and negative charges. Similarly, when we add sugar, and sugar is as I told you is a non-ionic. Sugar ionic नहीं है, non-ionic है, but it is still soluble in water, and this is because the non-ionic substances which contain charges on them, their molecules dispersed in the solution randomly, and that is why they are soluble in water. Now moving on, this is the solvent property of water. So it is said that water is a universal solvent. Universal solvent. What does it mean? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, बहुत ज़्यादा. मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और यही वजह है कि सेल में होने वाले बेशुमार केमिकल रिएक्शन जो हैं उनके लिए वाटर एक्ट एज ए मीडियम. सो वाटर मीडियम भी है, और मीडियम क्यों है सेल के लिए, प्रोटोप्लास्ट के लिए? बिकॉज इट इज़ एन एफिशिएंट सॉल्वेंट एंड इट एब्जॉर्ब्स सो मैनी कंपाउंड्स इन इट. सो स्टूडेंट्स, ये तो थी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी. फर्दर मोर सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, देर आर सर्टन कंपाउंड्स लाइक फैट्स. So fats or oils, these are non-polar compounds having no charge on them. So the non-polar compounds like fats and oils, they are not soluble in water. Okay, so they are not soluble in water, but the cell contain these insoluble compounds as well. So what is the function of these fats and oils in the cell? They take part in the structural role. Structural
इनका स्ट्रक्चरल रोल है जी. स्ट्रक्चरल रोल मीन्स दे फॉर्म प्लाज्मा membrane. Plasma membrane mean cell membrane. So you know the fluid mosaic model, which simply suggests that it tells that cell membrane is a double membrane of lipids molecules. So I am going to draw the structure of a simple cell membrane. So you can see here, this is lipid bilayer, this is lipid bilayer, and this is the protein that is found embedded inside the lipid bilayer. So the structural role of plasma membrane, the fats and oils, they have their structural role in the formation of the plasma membrane, and this plasma membrane is not only found around the cell membrane, but it is also found in forming different structures like vacuole and some other structures like Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Now you can see here that this outer layer of the cell is the plasma membrane or the cell membrane, which is made up of these lipid molecules in the fashion of bilayer and the protein molecules. So this is a schematic diagram of the cell membrane, and I'm just draw a small section of this. Now it also make other organelles, and that helps in forming compartments within the cell. So आपको सेल के अंदर ये छोटे छोटे फर्दर कंपार्टमेंट्स नज़र आएंगे जो सेपरेट करते हैं सेल के अंदरूनी साइटोप्लाज्म को उसके दूसरे ऑर्गेनल्स के इंटरनल ल्यूमन से. सो these compounds like lipids, fats and oils, they are insoluble non-polar compounds, and they take part in forming different various structures of the cell. Now this is what we call the solvent properties